फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल नित्यानंद अकेडमी। लक्ष्य आपका साथ हमारा। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्टडी ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या होता है। ठीक है, रदरफोर्ड ने जब गोल्ड फॉयल के ऊपर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, ये उन्होंने गोल्ड फॉयल लिया था, इसके ऊपर अल्फा रेडिएशन का बम्बार्डमेंट किया था। तो जो मैक्सिमम रेडिएशंस थी उसमें वो गोल्ड फॉल से आर पार निकल जा रही थी, वो उनसे पास आउट हो जा रही थी। गोल्ड फॉल से बहुत मैक्सिमम अमाउंट में अल्फा रेडिएशन जो थी वो गोल्ड फॉल के पास हो जा रही थी। सब अल्फा रेडिएशन जो थी वो सेंटर के पास से कुछ निश्चित एंगल पर डेविएट हो जा रही थी और कुछ रेडिएशन जो बिल्कुल सेंटर से टकरा रही थी वो वापस लौट आ रही थी। ठीक है, तो इससे रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन निकाला कि एटम के सेंटर में कुछ पॉजिटिव चार्ज रहता है। जब ये अल्फा रेडिएशन जो कि जिस हीलियम एटम की बनी होती, मैंने पहले बताया था, तो इसीलिए जब प्रोटॉन्स जो होती है प्रोटॉन से टकराते हैं तो इसीलिए ये डेविएट हो जाते हैं। ठीक है, हमने ये पहले पढ़ा था, मैंने सोचा थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। उन्होंने इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से एक कंक्लूजन निकाला। वो कंक्लूजन क्या था ये हम लोग जानेंगे। पहला कंक्लूजन ये था कि किसी भी एटम में जो एक सर्कुलर होता है, स्फेरिकल शेप का एटम होता है और एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव प्रोटॉन होता है और न्यूट्रल न्यूट्रॉन होता है, और इन दोनों को कंबाइंडली हम लोग कहते हैं, इस एरिया को बोलते हैं न्यूक्लियस, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक, और ये जो होते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में रहते हैं, ये एटम का पूरा मास बनाते हैं, एटम के पूरे मास में ये कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो इनका रदरफोर्ड का फर्स्ट मॉडल क्या था कि एटम स्फेरिकल शेप का होता है और एटम के सेंटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो कि जिसे हम एरिया को हम न्यूक्लियस कहते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर कहलाते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, एक नया वर्ड उन्होंने निकाला न्यूक्लियॉन्स। अब सेकेंड पॉइंट उन्होंने बोला कि रेडियस ऑफ एटम, एटम की जो रेडियस होती है, एटम की जो रेडियस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है न्यूक्लियस के रेडियस से। ठीक है, उन्होंने ये बात में बताया कि रेडियस ऑफ एटम जो होती है वो न्यूक्लियस के रेडियस से बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि डायमीटर ऑफ एटम यदि होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है डायमीटर ऑफ एटम, तो डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस होता है 10⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि यदि हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो हमें मिलेगा 10⁵ इनके बीच का कंपैरिजन मिलेगा। इसका मतलब कि डायमीटर ऑफ एटम जो होता है वो लगभग 1,00,000 सेंटीमीटर बड़ा होता है डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस से। ठीक है, इसका मतलब कि न्यूक्लियस की डायमीटर की तुलना में एटम की डायमीटर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये उनका सेकेंड पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट उनका क्या था कि वॉल्यूम ऑफ एटम जो होता है वो
वॉल्यूम ऑफ एटम जी जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कैसे ज़्यादा होता है? यदि हम वॉल्यूम किसी भी वॉल्यूम ऑफ एटम इज जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? इसको प्रूफ हम इस तरह से करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एनी स्फीयर, किसी भी स्फेरिकल चीज की का वॉल्यूम जो होता है, स्फेरिकल चीज का वॉल्यूम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। ठीक है, ये होता है किसी भी स्फेरिकल चीज का वॉल्यूम निकालने का। अब यदि वॉल्यूम ऑफ एटम निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ एटम निकालेंगे तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? 4/3 पाई और आर की वैल्यू की जगह हम रखेंगे टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, ये है वॉल्यूम ऑफ एटम। और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर की जगह हम लोग लिखेंगे, क्योंकि डायमीटर जो होता है 2 इंटू रेडियस होता है, तो 2 इंटू 10⁻⁻13 का क्यूब, ये हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। ये न्यूक्लियस का वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम है एटम का। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? 10⁻⁻24 और यहाँ मिलेगा 10⁻⁻39। ठीक है, इसका मतलब 10⁻15 जो होता है इसका ये इतनी वैल्यू जो कि 10⁻50, ये इन दोनों का बीच का कंपैरेटिव वैल्यू होता है कि इतने सेंटीमीटर का क्यूब जो होता है इन लोगों के इसके वॉल्यूम का डिफरेंस है। मतलब कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो होता है 10⁻15 सेंटीमीटर क्यूब मोर होता है, लेस होता है देन एटम। मतलब कि एटम का वॉल्यूम जो होता है इतना ज़्यादा होता है न्यूक्लियस से। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ, फोर्थ पॉइंट है डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी ऑफ एटम जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है। वो साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये प्रूव किया कि एटम की डेंसिटी जो होती है वो एक कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर, फोर्थ पॉइंट वो हमारे न्यूक्लियस के चारों ओर एक खाली जगह होती है, जिसे बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पाथ। ठीक है, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पाथ होता है। इसी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पाथ में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर एक क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पाथ, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट ये होता है कि ये रिवॉल्व कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम में रिवॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में रिवॉल्व करते हैं, जैसे कि ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। इसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं जब हम लोग जानते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को घुमाने के लिए, जैसे कि हमने हाथ में रस्सी ली है और उसे हम घुमा रहे हैं, तो घुमाने के लिए उसमें फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि ऐसे ऐसे घुमाने की वजह से जो फोर्स लगता है वो कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो घूमने की वजह से इनके ऊपर
पर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो इन्हें रिवॉल्व करने के लिए जो फोर्स लगता है उससे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसको बांधे रखने के लिए ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसे बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स। ये दोनों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे को काउंटर करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम में रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, इसको रदरफोर्ड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट को, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, उन्होंने इसे सोलर सिस्टम के साथ कंपैरिजन किया कि जो जिस तरह से सोलर सिस्टम में सन जो रहता है, सन के साथ चारों ओर, जैसे सोलर सिस्टम में हमारे सोलर सिस्टम में सन जो रहता है वो सेंटर में रहता है, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सन जो रहता है वो सेंटर में रहता है और प्लैनेट्स जो रहते हैं वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं। उन्होंने अपने इस मॉडल को अपने इस एटॉमिक मॉडल को उन्होंने सोलर सिस्टम के साथ कंपैरिजन किया, मगर उनका ये कंपैरिजन जो था वो बिल्कुल रॉन्ग निकला। इसमें बहुत सारी विभिन्नताएं दिखाई दी, यानी कि डिससिमिलैरिटीज दिखाई दी सोलर सिस्टम के साथ। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा डिससिमिलैरिटीज बिटवीन solar system and Rutherford atomic model। ठीक है, इनके बीच में क्या विभिन्नताएं थी, क्या डिफरेंस था प्लैनेटरी मॉडल में और रदरफोर्ड के मॉडल में। सबसे पहला पॉइंट ये था कि ये सारे जो प्लैनेट्स हैं ये बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं, न जाने कितने लाखों करोड़ों इनका साइज होता है सन का और बाकी सारे प्लैनेट्स का। लेकिन एटम तो बहुत छोटा होता है और एटम के अंदर का न्यूक्लियस भी बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन भी बहुत छोटा होता है। तो ये मतलब ये बात ही करना बिल्कुल गलत हो जाएगा कि इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स की कंपैरिजन हम इतने छोटे छोटे न्यूक्लियस से, छोटे छोटे एटम से, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कर रहे हैं। ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया साइज। सेकेंड पॉइंट क्या होता है,